32 साल ऑल इंडिया रेडियो में बिताने के बाद देखो, रेडियो को ही मिस कर रहा हूँ। तो आप अपनी क्रिएटिविटी के लिए क्या करते हो? देखिए, एक तो मैं पोइट्री लिखता हूँ। अच्छा। जैसे नहा रहे हैं तो दो शेर याद आ गए तो फटाफट रुके, कॉपी पे लिख दिया। हमारे आज के बच्चों में न्यूज़ पढ़ना तो बिल्कुल खत्म हो गया। हेलो एवरीवन। सो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें पंजाब की आवाज़ और कलम दोनों का उस्ताद कहा जाता है, जिन्होंने 32 साल ऑल इंडिया रेडियो में अपनी सर्विसेज दी और एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर रिटायर हुए। इन्होंने ना सिर्फ रेडियो के ज़रिए लोगों को एंटरटेन और एजुकेट किया, बल्कि टेलीविज़न मीडियम और बुक्स के ज़रिए समाज के मुद्दों को हमेशा उठाया। सो हमारे बीच हैं अमरजीत सिंह बड़ैच। वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी, मुझे खुशी हुई हाँ जी। आपसे मिलकर कि आपने मेरे को सिलेक्ट किया है इंटरव्यू करने के लिए। नहीं सर, ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आप आए हैं। जी शुक्रिया। सर, तो मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूँगा कि 32 साल ऑल इंडिया रेडियो में बिताने के बाद अब जैसे आपने रिटायरमेंट ली, तो आपको सबसे ज़्यादा आप क्या चीज़ मिस करते हैं उन दिनों की? देखो, रेडियो को ही मिस कर रहा हूँ। हम्म, रेडियो एक ऐसा माध्यम है हम्म, जिसमें आप आवाज़ से खेलते हो और आप अपने ऑडियंस को, हम्म, आपके पास विजुअल नहीं है हम्म, और कुछ नहीं है, हम्म, कलर नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आवाज़ से आप उनके साथ बातें करते हो। तो वो माइक मिस करता हूँ, हम्म, क्योंकि बहुत से लोगों से हम जुड़े रहे। ज़्यादातर मेरा फील्ड फार्मिंग रहा, हम्म, तो फार्मिंग की वजह से मेरा किसानों के साथ सीधा हम्म, जो संपर्क रहता था, और हम्म, मैं खुद भी गाँव का हूँ, इसलिए वो माइक मिस करता हूँ। हम्म, वो फार्मर्स, वो फील्ड और जो साथी थे हमारे, हम्म, वहाँ एक ऐसा माहौल होता है रेडियो में। ऑल इंडिया रेडियो का अपना कल्चर है, अच्छा। तो वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज वहाँ पे पता चलता है कि लैंग्वेज का क्या रोल है हम्म, कम्युनिकेशन में। हम्म, और फिर बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, कोई राइटर है, कोई स्पोर्ट्स वाला है, हम्म, कोई लीडर है। हम्म, वो माहौल, वहाँ का एक कल्चरल माहौल होता है, वो ज़रूर मिस करता हूँ मैं अब। अच्छा। नहीं, अब सर जैसे आजकल के ज़माने में पॉडकास्ट और रील्स का बहुत शोर है, और उसमें अब ऐसा होता है कि रेडियो जैसे पुरानी चीज़ लोग मानते हैं, या फिर उसकी जो मैजिक और ऑथेंटिसिटी है, आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं आजकल डिमिनिश हो रही है, या वो कैसे आजकल के ज़माने में आ गया है? हाँ, ये बात ठीक है कि जैसे ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ गए ना, पहले सिर्फ आपके पास रेडियो था। हम्म, रेडियो भी आपके पास टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्ट थी कि हम्म, आपके पास सेट है, हम्म, वो टाइमिंग थी कि इतने से इतने बजे चलना है, हम्म, वो रेडियो आप सुनते थे। और टीवी भी ऐसे ही था। दूरदर्शन पहले पहले जो आया था 2 घंटे चलता था, फिर 5 घंटे हुआ, और उसके बाद आपके पास कोई न्यूज़पेपर के सिवा कुछ नहीं था। हम्म, तो अब तो सोशल मीडिया आने की वजह से, डिफरेंट कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म आने की वजह से इतना कुछ हो गया है। लेकिन इस सब में जो मिसिंग है, वो ये हम फील करते हैं कि जो कुछ आजकल सोशल मीडिया पे आपको परोस के दिया जा रहा है, उसमें कहीं ना कंटेंट की मोनेटाइजेशन नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है। हम्म, और दूसरा, अनकंट्रोल्ड है। हम्म, जो कुछ आता है आप उसको ऑनलाइन डाल देते हैं, लोग देखते देखते रहते हैं, उसमें कुछ अच्छा हुआ तो आप आगे कर दिया, नहीं तो और कुछ ना कुछ किसी किसी जगह आप शिफ्ट कर जाते हैं। और उसमें जो आपकी समाज के प्रति एक जिम्मेवारी होती है, हम्म, वो मिस है उसमें से। हम्म, क्योंकि आजकल होड़ चल पड़ी है व्यूज़ की, हम्म, और वो मोनेटाइजेशन करा लेते हैं, फिर वो पैसे के चक्कर में और पॉपुलैरिटी के चक्कर में वो कुछ भी डाल देते हैं, और जो हमारे समाज में अच्छा नहीं है। इसलिए पॉडकास्ट में ये चीज़ें भी मिस हैं, बाकी सोशल मीडिया पर भी ये मिस है सब कुछ। हम्म। तो सर जैसे आप बुक्स वगैरह भी लिखते हैं, तो आपकी बुक्स जो है जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के लिए एज अ मैनुअल यूज़ होती हैं, तो उनको लिखने के पीछे आपका क्या विजन था, या आपने क्या सोचा कि मेरे को ये बुक्स लिखनी चाहिए? ऐसे मैं उस वक्त, मेरी पोस्टिंग जम्मू में थी, रेडियो कश्मीर जम्मू में, हम्म, और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने एक स्कीम निकाली थी मीडियम कन्वर्जन की। ओके। तो वो, क्योंकि पंजाबी में बुक्स नहीं है, हम्म, तो पंजाबी में सिर्फ एक ही बुक हुआ करती थी रेडियो के बारे में, रेडियो पत्रकारी। वो एक शायद भूपिंदर सिंह थे दिल्ली के, उनकी छोटी बुक थी, वो हम वही पढ़ते रहते थे, और वो उसके बाद कभी रिवाइज भी नहीं हुई।
तो मुझे लगा कि ये मुझे अच्छा चांस मिला है, तो मैंने वो उनके लिए अप्लाई कर दिया। तो वो एक मतलब अवार्ड के लिए था स्कीम जो कि आप अप्लाई करिए, बुक लिखिए, फिर उसमें वो आगे कमेटी को जाएंगी। तो मेरी पोस्टिंग हो गई जम्मू, मेरे पास टाइम भी बहुत था, तो मैं वहाँ फिर प्लान किया। उसका मैंने नाम रखा ए आकाशवाणी है। अच्छा। और वो पंजाबी में बुक है, और अब रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो पे जो लेटेस्ट कंटेंट जो आपको मिलेगा कोई पंजाबी में, तो वो मेरी किताब ही है। वाह सर। तो उसमें मैंने बहुत कुछ, उसका इतिहास भी लिखा है, उसके फॉर्मेट्स भी लिखे हैं, AIR कोड क्या होता है, प्रोग्राम कैसे बनते हैं, लाइव कैसे होते हैं, क्या कमर्शियल है, कैसे कमेंट्री होती है, कैसे न्यूज़ लिखते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने एक दूसरी किताब और लिखी, उसका मैंने नाम रखा हुण तुसी खबरां सुनो। अच्छा। जब रेडियो की अनाउंसमेंट होती है ना न्यूज़ के लिए, तो उसमें यही होता है कि ये आकाशवाणी है, हुण तुसी खबरां सुनो। अच्छा। हाँ जी। तो वो कंटिन्यूटी में मैंने रखा, तो उसमें मैंने सिर्फ न्यूज़ के बारे में कि न्यूज़ ब्रॉडकास्ट कैसे होती है, कैसे बनती है न्यूज़, कौन कौन से सोर्सेज हैं, उसके लिए हम क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, लैंग्वेज कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं जो नहीं यूज़ किए जाते, और हमने फैक्ट्स को, फिगर्स को, परसेंटेज को और पॉलिसीज़ को कैसे अपनी न्यूज़ में उसको शब्दावली देनी है, और सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, छोटे कैसे करने हैं। तो ये उसमें जितना मेरे पास एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं न्यूज़ के साथ काफ़ी देर जुड़ा रहा हूँ, तो उसकी वजह से उसमें मैंने ये कोशिश की है कि वो सारा कुछ उसमें आ सके। सर एक अब जैसे ये देखो कि आजकल के ज़माने में ना AI का बहुत चलन बढ़ गया है, हर जगह पे AI आ रहा है, तो जर्नलिज्म की फील्ड में भी नेचुरली आ रहा है। तो आपको क्या लगता है इसकी वजह से जैसे ह्यूमन टच या फिर वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है जर्नलिज्म में से? देखिए, टेक्नोलॉजी जो है वो इनएविटेबल है, आप इसके बिना चल ही नहीं सकते। और इसका कभी भी टेक्नोलॉजी जब भी आई है उसका यूज़ भी होता रहा है, मिस यूज़ भी होता रहा है, और AI आने की वजह से तो बड़ी हेल्पफुल है ये आपके लिए, ठीक है ना। हाँ जी। आपको कई बार 4-10 किताबें खोजनी पड़ती हैं किसी एक उसके लिए, तो AI आपकी हेल्प कर रही है ना। वो हमें तो ज़्यादा पता नहीं है कितनी ऐप्स आ चुकी हुई हैं, कितना कुछ मिल रहा है ऑनलाइन, आपको फटाफट मिल जाता है एक जगह पे। तो ये जर्नलिज्म के लिए तो हेल्पफुल है। और जो ह्यूमन टच की बात कर रहे हैं, देखो, जो मीडिया जो भी मर्जी आ जाए, लोगों तक पहुंचने के लिए तो आपको कोई ना कोई माध्यम तो चुनना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो AI पे भी ह्यूमन बीइंग ही काम करेगा। और AI की जो प्रोडक्शन है आपका, चाहे न्यूज़पेपर है, चाहे आपने कोई उस पर सोशल मीडिया पे या TV पे बनाया है, तो वो देखेंगे तो लोग ही ना। तो ये गैप तो पहले भी रहा है। जैसे पहले न्यूज़पेपर प्रिंट होते थे, प्रिंट होने के बाद लोगों के पास चले जाते थे, तो एक तो गैप तो रहता ही है, वो तो रहेगा ही। लेकिन AI आने की वजह से जहाँ और आपके पास ऐप्स आ रहे हैं, उसकी एक तो एफिशिएंसी बढ़ रही है, एक कंटेंट का जो कह सकते हैं क्रिएशन का है वो बहुत बढ़िया है, और वैरायटी बड़ी आ रही है, और पेश करने का स्टाइल है, जो प्रेजेंटेशन है, तो दिनों हर दिन इसमें कुछ ना कुछ नया हो रहा है, तो इंटरेस्टिंग हो रहा है मुझे लगता है AI मीडिया के लिए। जैसे आपको पता ही, इंडिया में सबसे पहले शायद इंडिया टुडे ने AI वो एंकर शुरू किया था न्यूज़ बोलने, है ना। हाँ जी। तो अब तो पता चला है कि उसमें जापान वालों ने तो डिस्कशन में उनका एंकर बैठता है, वो मॉडरेट करती है लड़की। तो ये तो हेल्पफुल हो रहा है, बल्कि इंटरेस्टिंग हो रहा है सबसे ज़्यादा। ठीक है सर, अब जैसे आपने इतने साल काम किया, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि आप रेडियो पे ऑन एयर गए हो या एकदम से आप ब्लैंक हो गए हो, या कोई ऐसी गलती जो अब आपके लिए एक मज़ेदार सा एक्सपीरियंस है कि यार उस टाइम पे ये गलती क्या करते थे हम, ऐसे करके कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहोगे? देखो, एक आदमी एक्सपीरियंस तो बहुत होते हैं। आप जब आप काम करते हो ना, एक मान के चलो, जब आप कोई भी काम करते हो तो उसका मतलब है कि आपसे गलतियां तो होंगी। और अगर आप कोई कहे जी आपने तो, वैभव ने तो ये सवाल पूछा था, ऐसे नहीं पूछना था, तो वो उसकी गलती है। क्योंकि जब आप काम करोगे, गलतियां करोगे, तभी सीखोगे ना। जब आदमी काम ही नहीं करेगा, वो गलतियां कहाँ से करेगा? हाँ, वो तो है ही है। तो ऐसे ज़िंदगी में लाइव प्रोग्राम करते वक्त मुझे तो कोई ऐसा याद नहीं कि कोई गलती हो।
क्योंकि आप धीरे धीरे बहुत कुछ सीख जाते हो। हम्म, और रेडियो में ये भी होता है कि आपसे कभी कोई गलती हो जाती है ना, हम्म, तो हम उसको कवर बड़ी जल्दी कर लेते हैं, लिसनर को पता ही नहीं चलता हम्म, कि आपने ये गलती कर दी है। हम्म, क्योंकि अगर आप सामने बैठे हो तो आई आई टू आई कंटेक्ट होता है, उसकी तो अब बात अलग है। हम्म, लेकिन रेडियो में आपके पास ये एक ऑप्शन होती है कि आप उसको कवर कर सकते हो, बातों में उलझा सकते हो इधर उधर की, तो हो सकता है। लेकिन ये है कि मुझे एक याद है, शुरू शुरू में जब मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी रेडियो में, पंजाब दे गौरव प्रोग्राम, ओके, तो हमारे एक स्टेशन डायरेक्टर थे राजेंद्र प्रसाद जी, बहुत अच्छे इंसान थे, उड़ीसा से आए थे, बहुत बुक्स पढ़ते थे वो। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पंजाब दे गौरव नाम पे एक सीरीज शुरू करें। तो हमने जैसे पहला प्रोग्राम भाई वीर सिंह पे किया, जो पंजाबी के सबसे पहले पोइट हम मानते हैं, यहाँ छोटे कवि हैं, छोटी कविताओं के एक बहुत बड़े कवि उनको बोला जाता है, तो उनके ऊपर किया। तो उन्होंने कहा जो लोग महान हैं पंजाबी में, जिन्होंने अच्छा काम किया है और वो अब नहीं रहे, उनके बारे में प्रोग्राम करें। ओके, तो उसके मैं भी नया नया था, 88 में ज्वाइन किया था, तो उस वक्त हम फिर प्रोग्राम करते थे। एक बार क्या हुआ कि मैं किसी की रिकॉर्डिंग करने गया, वहाँ जाके रिकॉर्डिंग टेप और रिकॉर्डर जो है वो ऑन करना भूल गए अच्छा, और इंटरव्यू करते रहे। हम्म, तो जैसे ही वो, उसके बाद मैंने देखा, क्योंकि मैं अकेला ही था, जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुई, सवाल बड़े पूछे मैंने, तो जैसे ही मैंने देखा तो मेरा तो खून ठंडा हो गया। मैंने कहा ये तो अब बड़ा मुश्किल हो गया, मैं इनको क्या कहूँगा। हाँ जी, लेकिन फिर मैंने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की बाद में, मैंने कहा जी ऐसे है, वो लाला लाजपत राय जी की बहन लगती थी, फिरोजपुर में गया था मैं अच्छा, उनको करने के लिए। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, वो बड़े अच्छे थे वो। तो मैंने कहा ये चलते चलते पता नहीं चला कैसे ये स्टक हो गया, बंद हो गई रिकॉर्डिंग जी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फिर हम वहाँ खाना वाना खाया, फिर दोबारा रिकॉर्डिंग की। तो उसके बाद ना अब क्या हुआ कि जब भी रिकॉर्डिंग करने जाते हैं हम, दो लोग जाते हैं, कि दूसरा आदमी रिकॉर्डिंग पे बैठे, उसको देखता रहेगा। हम एक बार रिकॉर्डिंग करके फिर देखते हैं कि हो रही है। वो ज़माना था कैसेट रिकॉर्डर का, अब उसके बाद डिजिटल रिकॉर्डर्स आ गए। हाँ जी, तो डिजिटल रिकॉर्डर में और प्रॉब्लम है, आपने बटन को दबा दिया, आपको पता नहीं कि दबा हुआ है कि नहीं, जितनी देर आप उसको मॉनिटर नहीं करते हैं। तो वो सबक था कि आप कभी कोई भी रिकॉर्डिंग करो, पहले तो उसको एक बार थोड़ा सा करके देखो कि आपकी ऑडियो ठीक आ रही है रेडियो में, जैसे टीवी में कर रहे हो। तो ऐसे ये सबक मिला। अब टीवी में हूँ तो अब पहले चेक करते हैं, हाँ जी, थोड़ा सा कट करके देख लेते हैं कि भाई कलर ठीक आ रहे हैं, सेटिंग ठीक आ रही है और आवाज़ ठीक आ रही है, तो उससे आपको कंफर्म हो जाता है। दूसरा, जो दूसरा आदमी है वो ये कंफर्म करता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है। ये ना हो कि आपने रिकॉर्डिंग कर ली तो उसके बाद पता चले जी ये तो ऑडियो नहीं आया, तो फिर आप क्या करोगे। ये तो है, ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंस रहते हैं। कई बार एक दो बार तो ऐसे भी हुआ कि जैसे प्रोग्राम ऑन किया, मैं लाइव करता था किसान वाणी प्रोग्राम, तो उसमें हमारा जो कंसोल होता है, कंसोल पे फेडर होते हैं। हाँ जी, तो एक फेडर तो अनाउंसर का होता है, एक फेडर आपका म्यूज़िक के लिए होता है कि ये म्यूज़िक का देना है, एक फेडर आपका इफ़ेक्ट्स के लिए होता है। कई बार लाइव होता तो एक लाइन भी होती थी, तो वो उसके ऊपर फेडर के ऊपर उसके बटन होते हैं कि उसको प्रेस करो तो वो ऑन लाइन पे जाता है। तो कई बार वो भूल जाते थे हम, हाँ जी, अपने ही भूल गए उसको ऑन करना। तो फिर आप बोलते जा रहे हो और फिर आपको इंजीनियर सामने वाला आके बताता है कि जी ऑडियो नहीं जा रही है, फिर वो देखता अच्छा यार, तो फिर माफ़ी मांगते हैं कि जी गलती हो गई, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। हाँ जी, तो मीडिया में ऐसे चलता है, लेकिन धीरे धीरे आपको जैसे एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर आपकी बहुत सी सेंसेस काम करनी शुरू कर देती हैं कि रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक हो रही है, और आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है। जब कॉन्फिडेंस आ जाता है, जैसे आप बड़े कॉन्फिडेंस से बातें कर रहे हो, मैंने एक्स्ट्रा तो बंदे बिठाए हैं ना, इसलिए नहीं, कॉन्फिडेंस आ ये रहा है। टीम वर्क होता है, हाँ जी, मीडिया टीम वर्क है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता जी। तो सर अब जैसे रिटायरमेंट के बाद देखा जाता है कि आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, और आजकल के बच्चे या आजकल की जनरेशन भी यही करती है कि न्यूज़ सिर्फ हेडलाइंस पढ़ती हैं, वो भी सोशल मीडिया से, जितनी ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे आ गई। तो आपको लगता है कि ये इनफ है या नहीं, वैसे ही हमें पुरानी तरह से रेडियो सुनना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, ये मुझे बड़े अफसोस के साथ बात करनी पड़ेगी। आप जैसे लोग
जितने भी आपकी एज के हैं वो शायद मेरे से नाराज़ होंगे, और ख़ास तौर पर जो लोग जर्नलिज्म के फील्ड में आना चाहते हैं। हमारे आज के बच्चों में न्यूज़ पढ़ना तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, शायद आप सहमत होंगे या नहीं। बिल्कुल सर। न्यूज़ देख लेना सोशल मीडिया पे, या उस पे हेडलाइन देख लेना, वो आम आदमी के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप इस फील्ड में जा रहे हो, घुस रहे हो, और आपने अपना करियर बनाना है इसमें, तो फिर आपके लिए ये बहुत हार्मफुल है। आपको न्यूज़ पढ़नी चाहिए, न्यूज़पेपर डेली एक पढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि आप उस पे अपने क्या कहते हैं टैब पे पढ़ रहे हो या कंप्यूटर पे पढ़ रहे हो। देखो, ये हमारा एक्सपीरियंस है। जब आप अपने हाथ में न्यूज़पेपर लेके पढ़ते हो, धीरे धीरे ये न्यूज़पेपर ख़त्म हो रहे हैं, मुझे पता है, धीरे धीरे ये सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रहा है क्योंकि आदत बन रही है। लेकिन वहाँ आपको फिर आदत बनानी चाहिए कि आप जो भी स्टोरी पढ़ते हो, न्यूज़ पढ़ते हो, उसको डेप्थ में पढ़े। ये नहीं कि उसकी हेडलाइन पढ़ी, इंट्रो पढ़ी और ख़त्म हो गई बात। जो अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं, जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उनकी स्टोरी पढ़ें। आपको फिर स्टाइल पता चलेगा कि स्टोरी लिखी कैसे जाती है, डेप्थ क्या होती है। आम लोगों के लिए एक सिंपल न्यूज़ होती है कि ठीक है जी, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मर गए, ओके। प्रधानमंत्री जी वहाँ गए, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया, वहाँ कल उद्घाटन होना है, मंत्री ने ये कहा, ये। लेकिन जो मीडिया वाला है उसके लिए इतना नहीं चलता है ना। उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी ने कल अनाउंसमेंट किया वडोदरा में, परसों वो बेंगलोर में थे, तो उन्होंने बड़े धीरे धीरे बात की कि देखिए एशिया में संकट है, वेस्ट एशिया की प्रॉब्लम है, तो हमारे ऊपर पहले भी संकट आए हैं, हमारे देशवासियों ने हमारी बड़ी अपील को माना है, तो अब भी हमको कुछ ना कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे, है ना। आप ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दीजिए, ये उन्होंने कहा, और न्यूज़पेपर्स ने और मीडिया ने उठा लिया। ये बातें कल की न्यूज़ है, आज भी न्यूज़ यही है। लेकिन इसके डेप्थ में क्या है जाने के लिए कि क्राइसिस आई क्यों है, हम क्यों चुप थे। और न्यूज़पेपर वाले जो इसको एनालिसिस करते हैं तो वो ये भी कह रहे हैं कि आप 4 मई तक क्यों चुप थे। सही बात है। वेस्ट एशिया का संकट तो जो है वो फरवरी का शुरू हुआ है, तो आप 4 मई तक क्यों चुप थे। बिल्कुल। अब एकदम क्या हो गया, और अब सरकार ने जो चालाकी की है, मैं इसको आपको जर्नलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। देखने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने अपील तो की है, लेकिन उस अपील में एक हुक्म भी है। अच्छा। और हो सकता है आने वाले दिनों में वो हुक्म लागू भी हो जाए। अच्छा। जैसे उन्होंने एकदम आकर 25 मार्च 2020 को कहा था कि लॉकडाउन हो रहा है। हाँ जी। तो हो सकता है किसी दिन एक दिन रात को वो आएँ और कहें कि कल से सारे स्कूल बंद, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, और आपको पेट्रोल जो है वो राशन पे मिलेगा, आपके आधार कार्ड पे मिलेगा वो तो। अच्छा। आपको तेल भी जो आधार कार्ड पे मिलेगा खाने वाला। और आपने अगर बाहर की टिकटें बुक कराई हैं आज से पहले वाली तो ओके, लेकिन आज के बाद अगर आपने बाहर जाना है तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है। उस अपील में से ये जो जर्नलिज्म वाले हैं वो ये निकालते हैं। अच्छा। तो ये एक इंडिकेशन है कि धीरे धीरे लोगों का मानसिक तौर पे तैयार करना कि यार ये ऐसे होने वाला हो सकता है। माहौल बन गया ना। जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो ऐसे नैरेटिव्स बनाती हैं पहले। कई बार आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बहुत बड़ी खबर मिलेगी, यार प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में से ये खबर निकली है। वो निकली नहीं है, वो उसमें फीड की जाती है। उनका पीएमओ करते हैं, उनका मीडिया एडवाइज़र करते हैं। तो ये भी एक हमें लगता है। तो ये बात है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, जो नई जनरेशन भी है, उनको न्यूज़ के साथ जुड़ना चाहिए। और ये नहीं है कि जैसे आपने कहा कि भी देखिए आपने हेडलाइन पढ़ी और ख़त्म, सोशल मीडिया पे आई कोई न्यूज़ उसको देखा, ऐसा नहीं। उसकी डेप्थ में जाना चाहिए। जो यूथ है उसका आने वाला भविष्य है, जो देश है, उन्होंने संभालना है। अगर उनको हर सिचुएशन का, हर इंसिडेंट का, हर स्टोरी की डेप्थ जितनी देर पता नहीं होगी तो अपने देश के लिए सोचेंगे कैसे वो। सही बात है। तो नई जनरेशन के लिए बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो मीडिया में आए, पॉलिटिक्स में जाएं, टीचिंग में जाएं, एग्रीकल्चर में जाएं, उनको डेप्थ में पता होना चाहिए सब स्टोरीज का, तब अपने देश के बारे में वो सोचेंगे। बिल्कुल सर। अब जैसे बस मेरा ये आखिरी सवाल होगा। नहीं, आप कितने कर लीजिए, कोई बात नहीं। नहीं सर, बस
अब जैसे आप अब रिटायरमेंट लेने के बाद एक जर्नलिज्म का जो माइंड होता है ना वो क्रिएटिव रहता है, वो रुकता कभी नहीं है, चाहे जो जितनी मर्जी उम्र हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपनी क्रिएटिविटी के लिए क्या करते हो उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए? देखिए, एक तो मैं पोइट्री लिखता हूँ, अच्छा। वो मेरा शुरू से शौक था, अब भी लिखता हूँ मैं। हम्म, कई बार जैसे नहा रहे हैं तो 2 शेर याद आ गए तो फटाफट रुके और कापी पे लिख दिया, अच्छा। ऐसे मैं लिखता हूँ। रात को बैठे हैं खाना खा रहे हैं आ गए याद तो फटाफट लिख दिया। तो क्रिएटिविटी सिर्फ पोएम उसमें नहीं है कि पोएम लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, नावल लिखते हैं। जर्नलिज्म में भी क्रिएटिविटी है, हाँ जी। आप स्टोरीज निकालते हैं, लैंग्वेज बनाते हैं, पेश करते हैं। हम्म, तो एक तो ये है। दूसरा मेरा शौक है, आजकल मैं फेसबुक पे अपना पेज बनाया हुआ है, हाँ जी। तो उसमें मैं जैसे लोग व्यूज़ लेने के लिए करते हैं ना, वो मेरा ज़्यादा नहीं है। सिर्फ ये है कि मैं जो सोशल इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, यूथ के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, जितने भी हैं उनको मैं हाईलाइट करता हूँ। छोटे छोटे इश्यूज़ रहते हैं। कई बार जैसे पटियाला में फ्लड आया तो उसकी क्या सिचुएशन रही है, गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया, अब तक क्या किया, उस पर कर दिया। या जैसे कुछ भिखारी लोग हैं जो बेचारे मांग रहे हैं, उनको कोई पूछता नहीं है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उन पे किया। तो एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताता हूँ आपको। एक बार मैं बठिंडा गया हुआ था, तो रास्ते में आता है एक गांव आते हैं यहाँ पे भवानीगढ़ निकलने के बाद, वहाँ पे घराट चलते हैं। घराट को पता है आपको क्या होता है? घराट नहीं। घराट होती हैं वो चक्की होती हैं जो पानी से चलती है, आजकल तो मोटर से चलती है चक्की, जिसपे आटा बनता है, गेहूं का आटा बनता है, मक्की का बनता है। पुराने ज़माने में जो आपकी कैनाल्स होती थी, गवर्नमेंट की कैनाल्स होती थी ना, जो वहाँ पे कंट्रोल्ड वाटर आता था, उसके ऊपर वो बनाते थे, जो उसकी चक्की का नीचे वाला चक्कर घुमाने वाला वो पानी चलाता था। अच्छा। उसको घराट बोलते हैं हमारी पंजाबी में। तो वो बड़े ट्रेडिशनल थे यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि वहाँ रुकूंगा, किसी दिन वापसी पे रुकूंगा, रिकॉर्ड वहाँ करूँगा, लेकिन वो वहाँ है ही नहीं, अब ख़त्म हो गए। तो उसके जो अवशेष बचे हुए थे वहाँ, जो पौधे उगे हुए हैं, लेकिन उसकी बिल्डिंग टूटी फूटी पड़ी थी। जैसे मैं उसको कवर करने के लिए जा रहा था तो वहाँ एक कैनाल गुजरती है, बहुत बड़ी कैनाल है तनौला के पास। तो मैंने देखा वहाँ 3-4 लोग जिन्होंने ऊपर कपड़े नहीं पहने हुए, और उनके रंग काले बिल्कुल, और मूछें इतनी इतनी खड़ी हुई, और आंखें बड़ी, कह सकता हूँ भयानक सी उनकी आंखें, गले में तवीज़ वगैरह डाले हुए। तो वो एक छोटा सा सामान इकट्ठा किया हुआ है, उसके ऊपर बैठे हैं, उसमें वो ऐसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो मैंने देखा ये कौन लोग हैं, तो मैंने उनसे पूछा, मैं कैमरा भी ऑन कर लिया। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो आप? तो वो कहते जी ये नहर है ना जो, इसमें से निकालते हैं। तो मैंने कहा ये कैसे? कहते जी हम डाइव करते हैं, तो बीच में से पत्थर हैं वगैरह, रेता है, उसको खंगालते हैं तो उसमें से निकलता है। निकल क्या रहा है उसमें? जैसे उसमें कोई छुरी निकल रही है, कोई पुराने सिक्के मिल रहे हैं, वहाँ पे गणेश जी की छोटी सी मूर्ति है। अच्छा। और शिवलिंग है, छोटे छोटे सांप हैं, फिर मगरमच्छ हैं बने हुए उसके पीतल के छोटे छोटे, और भी बड़ा कुछ था। जैसे कुछ पंडित लोग हैं, जहाँ कुछ लोग और हैं, वो कह देते जी आप ये जल प्रवाह कीजिए, जल में डालिए, आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो वो जैसे ही लोग डाल देते हैं तो वो फिर धीरे धीरे पानी के साथ वो होके वहाँ धीरे धीरे पहुँचते हैं। तो वो उनके हाथों के ऊपर जब वो सैंड के बीच में हाथ घुसाते थे ना, तो उनके यहाँ पे रगड़ पैदा हो जाती है। रगड़ वजह से आपके ऊपर स्किन जो है वो बिल्कुल इतनी नरम हो गई कि बीच में से ब्लड निकल रहा था उनके। अच्छा। गरीबी जितनी है देखिए। तो मैंने वो उनको देखा, मैंने हाथ में गणेश जी लिए, तो मैंने कहा ये कैसे लोग हैं यार, जिस गणेश जी से या जिस शिवलिंग के पास हम पूजा करते हैं जाके कि हमारी कामनाएं पूरी कर दो, आप उसको पानी में फेंक रहे हो यार, ये कैसा हमारा धार्मिक अकीदा है। तो मैंने उनसे और बातें भी की, फिर मैंने वो बनाया, तो आप हैरान होंगे। वो मैंने छोटा सा आके 5-7 मिनट का बनाया, उसका एडिट किया, उसको मैंने वो फेसबुक पे डाल दिया। वो 22 लाख लोगों ने देखा। अच्छा। 3 दिन में
तो मुझे वहाँ से आइडिया मिला कि यार नई चीज़ें जो है ना, बिल्कुल नई चीज़ें होनी चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी। तो उसके बाद मैं नया कंटेंट उसमें डालता हूँ, तो मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है और लोग भी कहते हैं कि जी आप इश्यूज़ को, और मुझे कभी भी फेसबुक से कभी कोई स्ट्राइक नहीं लगी, ना कभी कोई कॉपीराइट का आया हुआ, क्योंकि मैं कंटेंट अपना ही डालता हूँ, तो उसमें दिल लगा रहता है। बाकी मैं ये तो काम करता हूँ D5 में, एवरी मंडे लाइव होता है मेरा, बीच बीच में कभी इंटरव्यूज़ कर लेते हैं, और बाकी आप जैसे दोस्त मिलते रहते हैं, ऐसे टाइम चल रहा है बहुत बढ़िया। बस इसी के साथ सर बस हो गया हमारा। तो देखा कि आपने जैसे दर्शकों कि कहते हैं कि आवाज़ कभी रिटायर नहीं होती, आज हमने उसका लाइव एग्जाम्पल भी देख लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सर ने अपनी बातों और अपने विजन से हमें एक नया नज़रिया दिया। हमारे लिए बहुत ऑनर था सर कि हम आपकी इंटरव्यू कर पाए। थैंक यू सो मच। मेरे लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा मौका था कि स्टूडेंट्स जर्नलिज्म वाले चितकारा यूनिवर्सिटी के मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं। तो कभी मैंने इतनी लंबी इंटरव्यू अपने करियर के बारे में दी नहीं है, तो अच्छा लगा। और मेरा तो आपके लिए यही दुआएं हैं कि आप आगे बढ़ें और देश को तरक्की के लिए आगे ले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।